आज हम यूरोप के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का उभार, इसने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। हमारे पास स्रोत है एनसीईआरटी की इतिहास की किताब का एक हिस्सा, और कोशिश रहेगी कि हम इस दौर की जो मुख्य घटनाएं थीं, जो विचार थे, जो लोग थे, उनको समझें जिन्होंने आज की यूरोप की शक्ल तय की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़े दिलचस्प तस्वीर से बात शुरू होती है। 1848 की बात है। एक फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई। एक तरह का सपना दिखाया उन्होंने, लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की दुनिया का। पहली तस्वीर में हम देखते हैं यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, हर उम्र के, हर क्लास के, एक लंबी लाइन में चल रहे हैं और आज़ादी की एक मूर्ति है, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मूर्ति के एक हाथ में है ज्ञान की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। और जमीन पर क्या बिखरा पड़ा है? तानाशाही के टूटे फूटे निशान। हाँ, ये तस्वीर ना उस वक्त के हिसाब से वाकई एक सपना ही थी। मतलब एक यूटोपियन विजन कह सकते हैं इसे। हम्म, सोरियो ने इसमें दुनिया के लोगों को अलग-अलग राष्ट्रों की तरह दिखाया है। हम्म, उनके झंडों से, उनकी वेशभूषा से पहचाना जा सकता है। अच्छा। और अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो उस वक्त तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, वो लाइन में सबसे आगे हैं। और उनके पीछे हैं फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ये सब। ये तस्वीर असल में दिखा रही थी कि यूरोप में कितना बड़ा बदलाव आ रहा था। हाँ, वो जो पुराने बड़े-बड़े साम्राज्य थे ना, हाँ, हाँ। उनकी जगह अब राष्ट्र राज्य ले रहे थे। ये राष्ट्र राज्य क्या होता है? मतलब ये सिर्फ राजा का इलाका नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र राज्य का मतलब है कि ऐसा देश जहाँ के ज्यादातर नागरिक ये महसूस करें कि उनकी एक साझी पहचान है, एक साझा इतिहास है, एक तरह का वंश है। भले ही उनकी जड़ें अलग-अलग हों, उनमें अपनेपन की भावना हो। हम्म, और ये भावना ना ये एकदम से नहीं आई। ये बनी संघर्षों से, नेताओं के काम से, आम लोगों के एक्शन से। एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, अर्नस्ट रेनन। उन्होंने बाद में कहा भी था कि राष्ट्र सिर्फ भाषा, नस्ल, धर्म या इलाके से नहीं बनता। ये बनता है बहुत सारे प्रयासों, कुर्बानियों, वफादारी के लंबे इतिहास से। एक साझा गर्व होता है और वर्तमान में मिलकर कुछ करने की इच्छा होती है। रेनिन तो ये मानते थे कि राष्ट्रों का होना ही आज़ादी की गारंटी है। तो ये जो भावना थी राष्ट्रवाद की, इसकी पहली साफ झलक कहाँ मिलती है? क्या फ्रांसीसी क्रांति से? हाँ, बिल्कुल। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहली बार ऐसा हुआ कि जो सत्ता थी, संप्रभुता, वो राजशाही से निकलकर आम नागरिकों के हाथ में आ गई। और क्रांतिकारियों ने शुरू से ही कोशिश की कि फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, एक अपनेपन की भावना पैदा हो। अच्छा, कैसे किया उन्होंने? जैसे ला पात्री मतलब पितृभूमि और ले सितवैन यानी नागरिक, हम्म, इन विचारों पर जोर दिया। एक संयुक्त समुदाय की बात की। जो पुराना राजा का झंडा था, उसे हटाकर नया तिरंगा अपनाया गया। हम्म। एस्टेट्स जनरल का चुनाव हुआ, सक्रिय नागरिकों ने चुना और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। और भी बहुत कुछ हुआ था ना, जैसे राष्ट्र के नाम पर नए नए गीत लिखे गए, शपथ ली गई, शहीदों को याद किया गया, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून लाए गए, अंदरूनी जो आयात निर्यात पर टैक्स लगते थे वो खत्म कर दिए, नापतोल का भी एक ही सिस्टम अपनाया, हाँ, और जो अलग अलग क्षेत्रीय बोलियां थीं उन्हें डिस्करेज किया गया, और पेरिस में जो फ्रेंच बोली जाती थी उसे राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया। बिल्कुल। ये सब कोशिशें थीं एक तरह से लोगों को एक धागे में पिरोने की। और क्रांतिकारियों ने ये भी ऐलान किया कि उनका मिशन सिर्फ फ्रांस तक नहीं है, वो यूरोप के दूसरे लोगों को भी तानाशाही से आज़ाद कराएंगे। मतलब उन्हें भी राष्ट्र बनने में मदद करेंगे। अच्छा। हाँ, और जब फ्रांस में जो हो रहा था, उसकी खबरें यूरोप के दूसरे शहरों में पहुंची, तो वहाँ के जो छात्र थे, पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे, वो भी जोश में आ गए। हम्म, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए और इसने कहीं ना कहीं फ्रांसीसी सेनाओं के लिए रास्ता आसान कर दिया, जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े हिस्सों में घुस गए। फिर एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। हम्म उसने तो फ्रांस में आके लोकतंत्र खत्म कर दिया था और एक तरह से राजतंत्र वापस ले आया। हाँ, ये बात सही है। नेपोलियन ने लोकतंत्र खत्म करके खुद को सम्राट बना लिया था, लेकिन प्रशासन के मामले में उसने क्रांति के कई सिद्धांतों को अपनाया और आगे बढ़ाया। उसका 1804 का नेपोलियन कोड या नागरिक संहिता बहुत महत्वपूर्ण है। क्या था उसमें खास? उसने जन्म के आधार पर जो भी विशेषाधिकार मिलते थे ना, हम्म, वो सब खत्म कर दिए। कानून के सामने सबको बराबर कर दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। हम्म, और ये कोड सिर्फ फ्रांस में ही लागू नहीं हुआ, उन सभी इलाकों में लागू किया गया जो फ्रांस के नियंत्रण में थे। जैसे डच गणराज्य, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। इन जगहों पर नेपोलियन ने प्रशासनिक ढांचे को सरल बनाया। जो सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम, उसे खत्म किया।
किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाए। शहरों में भी जो कारीगरों के संघ थे, गिल्ड, उन पर जो नियंत्रण थे वो हटा दिए। परिवहन और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। तो इसका मतलब व्यापारियों और जो उत्पादक थे उनको तो काफी फायदा हुआ होगा। समान कानून, एक जैसे वजन और नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा, इससे तो व्यापार आसान हो गया होगा। हाँ, शुरुआत में तो बिल्कुल ऐसा ही लगा। व्यापारी और उद्योगपति बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब माल और पूंजी का आना जाना आसान हो जाएगा। और शुरू में जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में और ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सो जैसे शहरों में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत भी हुआ। लोगों ने उन्हें स्वतंत्रता का अग्रदूत माना। लेकिन ये उत्साह ज्यादा दिन टिका नहीं, जल्दी ही ये खत्म हो गया, क्योंकि लोगों को समझ आने लगा कि ठीक है, प्रशासनिक सुधार तो हुए हैं, पर राजनीतिक आजादी तो मिली नहीं। अच्छा। ऊपर से टैक्स बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप लगा दी गई, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रांसीसी सेना में लोगों की जबरदस्ती भर्ती होने लगी। तो ये सब चीजें प्रशासनिक सुधारों के फायदों पर भारी पड़ने लगी। उस दौर की कुछ पेंटिंग्स भी हैं, जैसे कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज की एक पेंटिंग है। उसमें फ्रांसीसी सैनिकों को उत्पीड़क के रूप में दिखाया गया है। अच्छा। और एक कार्टून भी है जिसमें 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारने के बाद नेपोलियन को एक डाकिया दिखाया है, जिसके थैले से उसके हारे हुए इलाकों के नाम वाले खत गिर रहे हैं। उस वक्त का यूरोप आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। मतलब जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देश तो थे ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं थे। 18वीं सदी के मध्य में यूरोप आज के जैसा राष्ट्र राज्यों का महाद्वीप नहीं था। ये तो राज्यों, डची, कैंटन में बटा हुआ था। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब तो कई टुकड़ों में थे। और पूर्वी और मध्य यूरोप में तो निरंकुश राजतंत्र थे, जहां तरह तरह के लोग रहते थे। उनकी कोई सामूहिक पहचान या साझी संस्कृति नहीं थी। जैसे कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है हैब्सबर्ग साम्राज्य है। इसमें आज के ऑस्ट्रिया और हंगरी तो थे ही, साथ में बोहेमिया, लोम्बार्डी, विनीशिया जैसे इलाके भी थे। यहाँ जर्मन बोलने वाले भी थे, इतालवी भी, मैग्यार, पोलिश, बोहेमियन, स्लोवाक, स्लोवीन, क्रोएट, रूमन, पता नहीं कितनी भाषाएं बोलने वाले लोग थे। बाप रे। उन्हें जोड़ने वाली एक ही चीज थी, सम्राट के प्रति निष्ठा, बस। तो उस वक्त समाज में दबदबा किसका था? कौन लोग पावरफुल थे? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन के मालिक, यानी कुलीन वर्ग, अरिस्टोक्रेसी, वो हावी थे। ये लोग महाद्वीप पर फैले हुए थे। गांव में बड़ी बड़ी जायदादें थीं, शहरों में हवेलियां थीं, आपस में शादी ब्याह करते थे, डिप्लोमेसी में, हाई सोसाइटी में फ्रेंच बोलते थे। फ्रेंच, अच्छा। हाँ, लेकिन ये संख्या में बहुत कम थे। ज्यादातर आबादी तो किसानों की थी। फिर धीरे धीरे पश्चिम और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार बढ़ा। इससे शहरों का विकास हुआ और नए सामाजिक समूह उभरे, जैसे मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग। ये मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास, जी, यहीं से शुरुआत हुई। बिल्कुल। इस मध्यम वर्ग में कौन लोग थे? उद्योगपति, व्यापारी, प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर। और इन्हीं पढ़े लिखे उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार ज्यादा लोकप्रिय हुए। वो चाहते थे कि कुलीन वर्ग के जो विशेषाधिकार हैं वो खत्म हो। ये उदारवादी राष्ट्रवाद असल में था क्या? इसका मतलब क्या था इन लोगों के लिए? देखिए, ये जो नया मध्यम वर्ग था, उसके लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के सामने सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से इसका मतलब था कि सरकार लोगों की सहमति से बने। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद का मतलब हो गया था तानाशाही और पादरियों के विशेषाधिकार खत्म हो, एक संविधान हो और संसद के जरिए सरकार चले। और हाँ, निजी संपत्ति का अधिकार वो भी बहुत जरूरी मानते थे ये लोग। लेकिन क्या इसका मतलब था कि सबको वोट देने का अधिकार मिले? यूनिवर्सल सफरेज? नहीं, यही एक पेच है। कानून के सामने बराबरी का मतलब जरूरी नहीं था कि सबको वोट का अधिकार भी मिले। आपको याद होगा, क्रांतिकारी फ्रांस में भी वोट देने और चुने जाने का अधिकार सिर्फ उन पुरुषों को मिला था जिनके पास संपत्ति थी। हाँ, सही कहा। बिना संपत्ति वाले पुरुषों और सभी महिलाओं को तो राजनीतिक अधिकारों से बाहर रखा गया था। नेपोलियन कोड ने भी सीमित मताधिकार ही रखा और महिलाओं की हैसियत को घटाकर पिता या पति के अधीन कर दिया। इसीलिए पूरे 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं और बिना संपत्ति वाले पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन किए। और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या मतलब था? आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब था बाजारों की मुक्ति और चीजों और पूंजी के आने जाने पर राज्य जो पाबंदियां लगाता है उनका खात्मा। ये उभरते हुए मध्यम वर्ग की बहुत जोरदार मांग थी। कोई उदाहरण? जैसे 19वीं सदी के पहले हिस्से में जर्मन भाषा बोलने वाले इलाके थे। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से वहां करीब 39 राज्यों का एक महासंघ बन गया था।
अनगिनत छोटी रियासतों से। हर राज्य की अपनी मुद्रा थी, अपने नाप तौल के पैमाने थे। बाप रे, व्यापार करना तो बहुत ही मुश्किल होता होगा फिर। सोचिए, 1833 में अगर हैम्बर्ग से नूरनबर्ग जाना है तो एक व्यापारी को 11 कस्टम नाकों से गुजरना पड़ता था। 11? हाँ, और हर नाके पर लगभग 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, और ड्यूटी लगती थी अक्सर सामान के वजन या माप के हिसाब से। और क्योंकि हर इलाके का अपना अलग सिस्टम था, तो हिसाब किताब में ही बहुत वक्त लगता था। जैसे कपड़ा नापने का एक पैमाना था L, उसकी लंबाई हर क्षेत्र में अलग अलग थी, फ्रैंकफर्ट में अलग, न्यूनबर्ग में अलग। तो इसका हल कैसे निकला? ये तो व्यापार के लिए बहुत बड़ी बाधा थी। हाँ, ये नए व्यापारी वर्ग ने इसे आर्थिक विकास में बड़ी रुकावट माना। तो 1834 में प्रशिया की पहल पर एक कस्टम यूनियन यानी शुल्क संघ बनाया गया, ज़ोलवेराइन। ज्यादातर जर्मन राज्य इसमें शामिल हो गए। अच्छा, इसने क्या किया? इस संघ ने जो टैक्स बैरियर थे वो खत्म कर दिए। और मुद्राओं की संख्या 30 से ज्यादा थी, उसे घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। ओह, फिर रेलवे का जाल बिछा, उससे भी आवाजाही बढ़ी, आर्थिक हित जुड़े। इस आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने उस समय जो राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही थी उन्हें और मजबूत किया। एक अर्थशास्त्री थे फ्रेडरिक लिस्ट। उन्होंने 1834 में लिखा था कि ज़ोलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना है। फिर 1815 में नेपोलियन हार गया वॉटरलू में। उसके बाद यूरोप में क्या माहौल बना? 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़िवादी की भावना से चलने लगी। रूढ़िवादी मतलब? रूढ़िवादी मानते थे कि जो राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं हैं, जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार, इनको बचाए रखना चाहिए। हालांकि ज्यादातर रूढ़िवादी ये नहीं चाहते थे कि क्रांति से पहले वाले दौर में पूरी तरह लौट जाएं। उन्हें समझ आ गया था कि नेपोलियन ने जो आधुनिकीकरण किया, जैसे एक मॉडर्न सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद की समाप्ति, ये सब चीजें असल में राजतंत्र को मजबूत ही कर सकती हैं। और इसी माहौल में वियना कांग्रेस हुई थी। प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वो वियना में इकट्ठी हुई। मकसद था यूरोप के लिए एक नया समझौता तैयार करना। कोशिश थी कि नेपोलियन के युद्धों के दौरान यूरोप में जो ज्यादातर बदलाव हुए थे उन्हें पलट दिया जाए। जैसे बू राजवंश, जैसे फ्रांसीसी क्रांति में हटा दिया गया था, उसे फ्रांस में वापस सत्ता में लाया गया। फ्रांस ने जो इलाके जीते थे वो उससे छीन लिए गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई नए राज्य बना दिए गए ताकि भविष्य में वो फैल ना सके। नीदरलैंड्स बना, जिसमें बेल्जियम शामिल था। पीडमोंट में जेनुआ जोड़ दिया गया। प्रशिया को पश्चिम में नए इलाके मिले। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण मिला। रूस को पोलैंड का हिस्सा मिला। मतलब मुख्य इरादा था उन राजतंत्रों को बहाल करना जिन्हें नेपोलियन ने उखाड़ फेंका था, और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था बनाना। लेकिन ये जो रूढ़िवादी शासन थे, ये तो निरंकुश थे, मतलब अपनी मनमानी करते थे। हाँ, बिल्कुल, ये आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने उन गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जो उनकी वैधता पर सवाल उठाती थीं। ज्यादातर ने सेंसरशिप के कानून लागू कर दिए। अखबारों, किताबों, नाटकों, गानों में क्या कहा जा रहा है, इस पर नियंत्रण रखा। फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार अभी भी लोगों को प्रेरित कर रहे थे, लेकिन रूढ़िवादी इनसे डरते थे। एक बड़ा मुद्दा था प्रेस की स्वतंत्रता। इसका विरोध तो हुआ होगा, फिर लोगों ने आवाज उठाई होगी। हाँ, जरूर, लेकिन खुले तौर पर नहीं। दमन के डर से बहुत से उदारवादी राष्ट्रवादी अंडरग्राउंड हो गए। कई यूरोपीय राज्यों में गुप्त समितियां बनने लगीं। इनका काम था क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देना और अपने विचारों को फैलाना। क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था उस समय? उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था वियना कांग्रेस के बाद जो राजशाही व्यवस्था बनी थी उसका विरोध करना और स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए लड़ना। और ज्यादातर क्रांतिकारी ये मानते थे कि राष्ट्र राज्यों का निर्माण आजादी के संघर्ष का एक जरूरी हिस्सा है। और यहीं पर हम जुसेपे मेत्सिनी का नाम सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल, जुसेपे मेत्सिनी एक इतालवी क्रांतिकारी। उनका जन्म 1807 में जेनुआ में हुआ था। वो कार्बोनारी नाम की एक गुप्त समिति के सदस्य बन गए थे। जब वो 24 साल के थे तो उन्होंने लिगुरिया में क्रांति करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें देश से निकाल दिया गया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। पहली मार्सेल में यंग इटली और दूसरी बर्न में यंग यूरोप। इसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के हम ख्याल युवा थे। मेत्सिनी का मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को ही मानव जाति की स्वाभाविक इकाई बनाया है। इसलिए इटली छोटे छोटे राज्यों और रजवाड़ों का छिथड़ा बना नहीं रह सकता। उसे एक होकर एक एकीकृत गणराज्य बनना चाहिए। यही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उनका ये मॉडल देखकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन बने।
मेत्सिनी लगातार राजशाही का विरोध करते थे और लोकतांत्रिक गणराज्यों का सपना देखते थे। इससे रूढ़िवादी डर गए। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने तो उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। इसके बाद 1830 से 1848 के बीच का जो दौर था उसे क्रांतियों का युग कहा जाता है। हाँ, जैसे जैसे रूढ़िवादी शासन अपनी ताकत को और पक्का करने की कोशिश कर रहे थे, उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़ते जा रहे थे। यूरोप के कई क्षेत्रों में, जैसे इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के प्रांत, आयरलैंड, पोलैंड, इन सब जगहों पर इन क्रांतियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? उदारवादी राष्ट्रवादी जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के थे, प्रोफेसर, स्कूली टीचर्स, क्लर्क, व्यापारी। पहली बड़ी उथल-पुथल फ्रांस में हुई थी, जुलाई 1830 में। हाँ, जो बू राजा 1815 के बाद वापस सत्ता में लाए गए थे, उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका और उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, जिसका मुखिया लुई फिलिप को बनाया गया। मेटरनिक ने एक बार कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। हाँ, और ये बात सच साबित हुई। जुलाई क्रांति से चिंगारी भड़की और ब्रुसेल्स में विद्रोह हो गया। नतीजा, बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। और एक और घटना जिसने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाईं, वो थी यूनान की स्वतंत्रता का संग्राम। हाँ बिल्कुल, यूनान 15वीं सदी से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं सदी से। हाँ, यूरोप में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, उससे यूनानियों को भी आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली, जो 1821 में शुरू हुआ। यूनान के राष्ट्रवादियों को उन यूनानियों से भी समर्थन मिला जो देश के बाहर रह रहे थे, और साथ ही बहुत से पश्चिमी यूरोपीय लोगों से भी जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। अच्छा। कवियों और कलाकारों ने यूनान की खूब प्रशंसा की, उसे यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया। उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने तो चंदा इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए। लड़ने गए? हाँ, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। खैर, आखिरकार 1832 की कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार के अलावा क्या संस्कृति ने भी राष्ट्र के विचार को गढ़ने में कोई भूमिका निभाई? अरे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद सिर्फ युद्धों और इलाकों को जीतने से ही नहीं पनपा। संस्कृति यानी कला, कविता, कहानियां, संगीत, इन सब ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने और उन्हें शक्ल देने में मदद की। इसमें रोमांटिकवाद का क्या योगदान था? रोमांटिकवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना विकसित करने की कोशिश की। आमतौर पर जो रोमानी कलाकार और कवि थे, वो तर्क और विज्ञान की महिमा का गुणगान करने के आलोचक थे। उनका ध्यान भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यमयी भावनाओं पर ज्यादा था। अच्छा। उनका प्रयास था एक साझा सामूहिक विरासत की भावना पैदा करना, एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना। जैसे जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर थे। हाँ, हर्डर जैसे और भी रोमानी विचारक थे। उनका दावा था कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों, दास फोल्क में ही मिल सकती है। हाँ। राष्ट्र की सच्ची आत्मा, जिसे फोक्सगाइस्ट कहते हैं, वो लोक गीतों, लोक कविताओं, लोक नृत्यों से ही प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन रूपों को इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना राष्ट्र निर्माण के प्रोजेक्ट के लिए जरूरी माना गया। स्थानीय बोलियों पर जोर देना और लोक साहित्य को इकट्ठा करना, इसका मकसद सिर्फ पुरानी राष्ट्रीय भावनाओं को खोजना ही नहीं था। नहीं, इसका एक और मकसद था, आधुनिक राष्ट्रवादी संदेश को उन लोगों तक पहुंचाना जो ज्यादातर निरक्षर थे। हाँ। ये खास तौर पर पोलैंड के मामले में सच था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने बंटवारा कर दिया था। हाँ। पोलैंड अब एक स्वतंत्र भूभाग नहीं था, लेकिन संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा गया। जैसे कारोल उर्पिंस्की थे, उन्होंने अपने ओपेरा और संगीत से राष्ट्रीय संघर्ष का जश्न मनाया। ओलोनेस और मजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। और भाषा का क्या रोल था? भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में अहम भूमिका निभाई है। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से हटा दिया गया और रूसी भाषा को हर जगह थोपा गया। 1831 में रूस के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके बाद पोलैंड में पादरी वर्ग के बहुत से सदस्यों ने भाषा को राष्ट्रीय प्रतिरोध का हथियार बना लिया। चर्च के आयोजनों और सभी धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का इस्तेमाल होने लगा। अच्छा। हाँ,
नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया या सजा के तौर पर साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने रूसी में उपदेश देने से मना कर दिया था। इस तरह पोलिश भाषा का प्रयोग रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन 1830 का दशक यूरोप में बड़ी आर्थिक मुश्किलों का साल भी था। हाँ, बहुत ज्यादा। 19वीं सदी के पहले भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद नौकरियों से ज्यादा थी। गांव की अतिरिक्त आबादी शहरों की ओर भागी और वहां भीड़ भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। और कस्बों में जो छोटे उत्पादक थे उनको भी दिक्कतें थी। हाँ, उन्हें अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, किसान सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने या किसी साल फसल खराब हो जाने से शहर और गाँव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। 1848 ऐसा ही एक बुरा साल था। बिल्कुल। खाने की कमी और व्यापक बेरोजगारी ने पेरिस के लोगों को सड़कों पर ला दिया। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर होना पड़ा। एक नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी। 21 साल से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को वोट का अधिकार दे दिया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले सिलेशिया में बुनकरों का विद्रोह भी हुआ था। हाँ, 1845 में सिलेशिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देते थे और तैयार कपड़े का ऑर्डर देते थे, लेकिन दाम बहुत गिरा दिए थे। अच्छा। एक पत्रकार थे विल्हेल्म वुल्फ, उन्होंने सिलेशिया के एक गांव की घटना का वर्णन किया है। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वो ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। लेकिन उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ? उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार किया गया, धमकियां दी गईं। इसके बाद ये भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी महंगी चीजें सब तोड़ डाली। एक और गुट ने स्टोर रूम में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे ताड़-ताड़ कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया, लेकिन वहां भी उसे किसी ने शरण नहीं दी। वो 24 घंटे बाद सेना को लेकर लौटा। सेना? हाँ, और उसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। 11 बुनकर मारे गए, ये तो बहुत दुखद था। हाँ। तो 1848 में एक तरफ गरीबों, बेरोजगारों, भूखे किसानों और मजदूरों का विद्रोह चल रहा था, तो दूसरी तरफ पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की भी एक क्रांति चल रही थी। हाँ, बिल्कुल। फरवरी 1848 की घटनाओं से फ्रांस में राजतंत्र खत्म हो चुका था और सभी पुरुषों को वोट के अधिकार पर आधारित गणतंत्र की घोषणा हो चुकी थी। यूरोप के बाकी हिस्सों में, जहां अभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य नहीं बने थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, वहां उदारवादी मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। ये राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित होना था। जर्मनी में क्या हुआ? वह फ्रैंकफर्ट संसद की बात आती है। हाँ, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन थे जिनके सदस्य मध्यम वर्ग के पेशेवर, व्यापारी और धनी कारीगर थे। वो फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठा हुए और एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधि एक सजे धजे जुलूस में निकले और फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। अच्छा, चर्च में? हाँ, उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस राष्ट्र का अध्यक्ष एक राजा होता जिसे संसद के अधीन रहना था। लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। नहीं, जब प्रतिनिधियों ने प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ये ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया और वो उन राजाओं के साथ मिल गया जो इस चुनी हुई सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्ग का दबदबा था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया और इस वजह से उनका समर्थन खो दिया। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग होने पर मजबूर होना पड़ा। इस पूरे उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी? उन्हें राजनीतिक अधिकार मिले? महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा उदारवादी आंदोलन के भीतर ही विवादास्पद था। हालांकि महिलाओं ने बड़ी संख्या में सालों से सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया था,
महिलाओं ने अपने खुद के राजनीतिक संगठन बनाए थे, अखबार शुरू किए थे और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। इसके बावजूद जब असेंबली का चुनाव हुआ तो उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। और जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा हुई तो महिलाओं को सिर्फ दर्शक के तौर पर दर्शक दीर्घा में खड़े होने की अनुमति थी। इस पर अलग-अलग विचार भी थे शायद। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ उदारवादी राजनीतिज्ञ थे कार्ल वेल्कर, जो फ्रैंकफर्ट संसद के सदस्य थे। उनका मानना था कि प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग काम करने के लिए बनाया है। पुरुष ताकतवर है, स्त्री कमजोर और निर्भर। पुरुष घर के बाहर के काम देखें, स्त्री घर संभालें। इसलिए महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ लुईस ओटो पीटर्स जैसी महिला अधिकार कार्यकर्ता थीं। उन्होंने एक महिला पत्रिका निकाली और अपना राजनीतिक संगठन भी बनाया। उन्होंने लिखा कि मानव मात्र की आज़ादी की बात करना और फिर आधी मानवता यानी महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखना कितना बेतुका और अन्यायपूर्ण है। तो कुल मिलाकर 1848 की ये क्रांतियां असफल रहीं। हाँ, उदारवादी आंदोलनों को दबाने में रूढ़िवादी ताकतें कामयाब रहीं, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बहाल नहीं कर पाईं। राजाओं को भी ये समझ आने लगा था कि बार-बार क्रांति और दमन का ये चक्र ऐसे ही नहीं चलेगा। इसे खत्म करने का तरीका यही है कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को कुछ रियायतें दी जाएं। अच्छा। हाँ, इसलिए 1848 के बाद के सालों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने कुछ ऐसे बदलाव लाने शुरू कर दिए जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुके थे। जैसे हैब्सबर्ग के अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस दोनों में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता दी 1867 में। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का चरित्र बदला। वो लोकतंत्र और क्रांति से दूर होता गया। हाँ, अब राष्ट्रवाद का जुड़ाव लोकतंत्र और क्रांति से ढीला पड़ गया। सदी के आखिरी हिस्से में रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल अपनी राज्य की शक्ति बढ़ाने और यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए किया। इसे हम कहाँ देख सकते हैं? इसे हम उस प्रक्रिया में देख सकते हैं जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जर्मनी की बात करें तो वहां तो उदारवादी कोशिश फ्रैंकफर्ट संसद वाली नाकाम हो गई थी। हाँ, राष्ट्र निर्माण की वो उदारवादी पहल राजशाही और सेना की ताकतों ने मिलकर दबा दी थी, जिन्हें प्रशिया के बड़े भूस्वामियों जंकर का भी समर्थन था। उसके बाद प्रशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। और इसमें बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? उसका जो मुख्यमंत्री था ओटो वॉन बिस्मार्क, वो इस प्रक्रिया का मुख्य वास्तुकार था। उसने प्रशिया की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 साल के दौरान 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। तीनों में प्रशिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और फिर जर्मनी एक राष्ट्र बना। हाँ, जनवरी 1871 में वर्साई के शीश महल में एक समारोह हुआ जिसमें प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। इस नए राज्य ने जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर बहुत जोर दिया। प्रशिया के जो उपाय थे वो अक्सर बाकी जर्मनी के लिए मॉडल बने। और इटली का एकीकरण कैसे हुआ? वो भी तो कई हिस्सों में बटा था। सभी राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरे हुए थे। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमोंट पर ही एक इतालवी राजघराने का शासन था। बाकी पर किसका कब्जा था? उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था, मध्य में पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के भू राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी अभी एक साझा रूप नहीं लिया था, कई क्षेत्रीय और स्थानीय रूप थे। मेस्सीनी ने तो कोशिश की थी इसे एक करने की। हाँ, 1830 के दशक में जुसेपे मेत्सीनी ने एक एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने यंग इटली नाम का एक गुप्त संगठन भी बनाया था। लेकिन 1831 और 1848 दोनों में जो क्रांतिकारी विद्रोह हुए वो असफल रहे। इसलिए अब इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक राजा विक्टर इमैनुअल II पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एक एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना पैदा करता था। इसमें कावूर और गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी? मुख्यमंत्री थे कावूर, वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वो न तो कोई क्रांतिकारी थे और न ही लोकतंत्र में यकीन रखते थे। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वो इतालवी से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलते थे। अच्छा। हाँ,
लेकिन उन्होंने फ्रांस के साथ एक बहुत चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसकी मदद से सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई सेना को हराने में कामयाब रहा। सेना के नियमित सैनिकों के अलावा जुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में बहुत सारे सशस्त्र स्वयंसेवक भी इस युद्ध में शामिल हुए। गैरिबाल्डी? हाँ, 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज में घुस गए और वहां के स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे ताकि स्पेनिश शासकों को हटाया जा सके। और फिर इटली एकीकृत हुआ। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। मगर इटली की ज्यादातर आबादी, जिनमें निरक्षरता की दर बहुत ज्यादा थी, वो अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थी। दक्षिणी इटली में जिन किसान आम लोगों ने गैरिबाल्डी का समर्थन किया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। क्या बात? हाँ, और वो मानते थे कि ला तालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। रोम का विलय सबसे आखिर में 1870 में हुआ। ब्रिटेन का मामला थोड़ा अजीब और अलग था, है ना? वहाँ राष्ट्र राज्य का निर्माण यूरोप के बाकी हिस्सों से अलग कैसे था? हाँ, कुछ विद्वान मानते हैं कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण किसी अचानक हुई उथल-पुथल या क्रांति का नतीजा नहीं था। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। मतलब 18वीं सदी से पहले कोई ब्रिटिश राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटिश द्वीपों में रहने वाले लोगों की प्राथमिक पहचान जातीय थी, जैसे अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। तो ये बदलाव कैसे आया फिर? जैसे जैसे अंग्रेजी राष्ट्र की दौलत, अहमियत और सत्ता बढ़ी, वो द्वीपों के दूसरे राष्ट्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब हो गया। 1688 में अंग्रेजी संसद ने राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इसी संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। फिर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसका मतलब था कि इंग्लैंड अब स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा सकता था। इसके बाद ब्रिटिश संसद में अंग्रेजी सदस्यों का दबदबा हो गया। स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर इसका क्या असर पड़ा? एक ब्रिटिश पहचान के विकास का मतलब था कि स्कॉटलैंड की जो खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाएं थीं, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहने वाले कैथोलिक कुलों को भयानक दमन का सामना करना पड़ा जब भी उन्होंने अपनी आज़ादी जताने की कोशिश की। स्कॉटिश हाईलैंडर्स को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने से मना किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को जबरदस्ती उनकी मातृभूमि से निकाल दिया गया। ओह, और आयरलैंड का? आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वो देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच गहराई से बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स की मदद की ताकि वो कैथोलिक बहुमत वाले देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें। ब्रिटिश प्रभाव के खिलाफ जो भी कैथोलिक विद्रोह हुए, उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। वोल्फ टोन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 के नेतृत्व में एक असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और फिर एक ब्रिटिश राष्ट्र बनाया गया। हाँ, एक नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिसमें हावी अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार किया गया। नई ब्रिटेन के प्रतीक ब्रिटिश झंडा, यूनियन जैक, राष्ट्रगान, गॉड सेव आवर नोबल किंग, अंग्रेजी भाषा, इनको खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में सिर्फ अधीन सहयोगी के रूप में ही रह पाए। किसी शासक को चित्र या मूर्ति में दिखाना तो आसान है, पर पूरे राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जाए? कलाकारों ने ये कैसे किया? कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इसका एक रास्ता निकाला। मतलब उन्होंने एक देश को ऐसे दर्शाया जैसे वो कोई व्यक्ति हो। हाँ, और राष्ट्रों को तब नारी आकृतियों के रूप में चित्रित किया गया। ये नारी रूपक असल जीवन की कोई खास महिला नहीं थी, बल्कि ये राष्ट्र के अमूर्त विचार को एक ठोस रूप देने की कोशिश थी। यानी नारी आकृति राष्ट्र का रूपक बन गई। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों के लिए नारी रूपकों का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल, आपको याद होगा स्वतंत्रता का प्रतीक है लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर, और न्याय आमतौर पर एक ऐसी महिला है जिसकी आंखों पर पट्टी बंदी है और वो तराजू लिए हुए है। हाँ। इसी तरह के नारी रूपकों का आविष्कार 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया। फ्रांस में उसे मारियान नाम दिया गया। ये एक लोकप्रिय ईसाई नाम है जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणराज्य वाले थे। लाल टोपी, तिरंगा, कलगी। सार्वजनिक चौकों पर मारियान की मूर्तियां लगाई गईं ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वो उससे अपनी पहचान जोड़ सकें।
मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। और जर्मनी के लिए जर्मेनिया थी। हाँ बिल्कुल, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष प्रस्तुतियों में यानी तस्वीरों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, इन प्रतीकों के अपने मतलब भी थे। हाँ बिल्कुल, जैसे टूटी हुई बेड़ियां मतलब आजादी मिलना, बास छाप वाला कवच मतलब जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियों का मुकुट मतलब बहादुरी, तलवार मतलब मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली मतलब शांति की चाह, और काला, लाल और सुनहरा तिरंगा ये 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जिसे बाद में जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। उगते सूर्य की किरणें मतलब एक नए युग का सूत्रपात। अलग अलग पेंटिंग्स में जर्मेनिया को अलग तरीके से दिखाया गया होगा। हाँ, जैसे फिलिप वेट्स की पेंटिंग में वो सेंट पॉल चर्च की छत पर लटकी दिख रही है, जहाँ फ्रैंकफर्ट संसद हुई थी। जूलियस ह्यूबनर की गिरी हुई जर्मेनिया है, जो शायद 1848 की क्रांति की विफलता का दुख मना रही थी। और लॉरेंस क्लैसन की पेंटिंग है जर्मेनिया राइन की रक्षा करते हुए, जिसमें वो तलवार थामे नदी के किनारे खड़ी है, राष्ट्रीय गौरव और रक्षा का प्रतीक। 19वीं सदी के अंत तक आते आते राष्ट्रवाद का वो आदर्शवादी रूप नहीं रहा जो शुरुआत में था। नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। सदी के आखिरी चौथाई तक राष्ट्रवाद ने अपना वो आदर्शवादी, उदारवादी, लोकतांत्रिक स्वभाव खो दिया था। अब वो एक सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। इस दौरान राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति बहुत असहिष्णु हो गए थे और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। और बड़ी यूरोपीय शक्तियों ने क्या किया? उन्होंने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए यूरोप में जो अधीन लोग थे, उनकी राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाल्कन क्षेत्र था। हाँ, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत बाल्कन नामक क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता बहुत ज्यादा थी। इसमें आज के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। यहाँ रहने वाले निवासियों को आमतौर पर स्लाव के रूप में जाना जाता था। और ये किसके नियंत्रण में था? बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति बहुत विस्फोटक हो गई। 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बहुत कम सफलता मिली। एक एक करके उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगीं। वहां के लोगों ने स्वतंत्रता की मांग क्यों की? उनका आधार क्या था? बाल्कन लोगों ने अपनी आजादी या राजनीतिक अधिकारों के दावों का आधार राष्ट्रीयता को बनाया, और उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, लेकिन बाद में विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के जो विद्रोही राष्ट्रीय समूह थे, उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी लंबे समय से खोई हुई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। लेकिन इससे टकराव बढ़ा। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता को परिभाषित करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से बहुत जलते थे और हर कोई अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था, भले ही दूसरों की कीमत पर। और बड़ी शक्तियों के आने से मामला और उलझ गया। हाँ बिल्कुल, परिस्थितियां और भी जटिल हो गईं, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी यूरोपीय शक्तियों के बीच भी प्रतिस्पर्धा थी। इस दौरान व्यापार और उपनिवेशों के साथ साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच जबरदस्त प्रतिद्वंदिता थी। ये प्रतिद्वंदिता बाल्कन समस्या के सामने आने के तरीके में बहुत स्पष्ट थी। हर बड़ी शक्ति, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, बाल्कन पर अन्य शक्तियों के प्रभाव को कम करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और आखिरकार प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो राष्ट्रवाद जो साम्राज्यवाद से जुड़ गया, उसने यूरोप को 1914 में महाविपदा की ओर धकेल दिया। हाँ, लेकिन इसी बीच दुनिया के बहुत से देश, जिन्हें 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने अपना उपनिवेश बना लिया था, वो भी साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे थे। हर जगह जो साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन विकसित हुए, वो राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी कैसे? इस अर्थ में कि उन सभी ने स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों के निर्माण के लिए संघर्ष किया, और वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद के साथ टकराव के दौरान बनी थी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और हुबहू दोहराए नहीं गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने राष्ट्रवाद की अपनी विशिष्ट किस्म विकसित की।
मगर ये विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में संगठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया जाने लगा। तो हमने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कोई सीधी सादी कहानी नहीं थी। ये क्रांतियों, युद्धों और राजनीतिक विचारधाराओं, सामाजिक बदलावों, आर्थिक विकास और हाँ, सांस्कृतिक आंदोलनों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण था। फ्रेडरिक सोरियू के उस सपने से लेकर वियना कांग्रेस की रूढ़िवादी व्यवस्था तक, 1848 की क्रांतियों से लेकर जर्मनी और इटली के एकीकरण तक, और फिर अंत में राष्ट्रवाद का साम्राज्यवाद से जुड़ जाना। ये एक लंबी और अक्सर हिंसक यात्रा रही जिसने दुनिया को बदला। और ये हमें आज सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में राष्ट्रवाद कई अलग अलग रूप लेता है। ये एक एकजुट करने वाली ताकत हो सकता है जो लोगों को साझा लक्ष्यों के लिए एक साथ लाता है। लेकिन जैसा हमने देखा, ये असहिष्णुता, संघर्ष और यहाँ तक कि युद्ध का स्रोत भी बन सकता है। ये आज भी एक शक्तिशाली ताकत बनी हुई है। और ये समझना कि अतीत में कैसे उभरा और विकसित हुआ, हमें शायद वर्तमान को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। एक सवाल है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं, राष्ट्रवाद की कौन सी अभिव्यक्तियां आज सकारात्मक लगती हैं और कौन सी चिंता का कारण बन सकती हैं? वाकई गहरा सवाल है। इस विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और द डीप डाइव में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद।